जय हिंद। ये आई खान सर का जो है हम लोग जी के जी एस के ये डेली का सेट होता है और ये हम लोग कितना सेट नंबर आपको 29 हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको मतलब बता दो कि इसमें आपको जीके के अलावा साइंस भी रहता है और आपको 10 इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा, यानी कि जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षा वगैरह जी के जी एस से करंट में आपका आता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का कहता है कि विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के संबंध में लिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न में आप देख लीजिए खास तौर से यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है या नहीं है, इनमें से ये आपको पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं। जैसे आपका पहला ऑप्शन मतलब ये बोल रहा है कि अफ्रीका में स्थित पंपास एक विशाल, याद रखिएगा अफ्रीका में पंपास नहीं बल्कि यह दक्षिण अमेरिका में है। तो कौन सा घास का मैदान है, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि ये आपको क्या होगा कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कथन सही का पहचान करना है। अब चलिए दूसरा की ओर देखते हैं। तो शीत उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेयरी, प्रेयरी मतलब आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा और गेहूं के मतलब फसल के लिए सर्वोत्तम होता है, इसलिए इस मैदानों को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये क्या होगा कि दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है, प्रथम आपका गलत है। तो इस तरह से आप अपना देखेंगे तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाता है, तो केवल 2 आपको क्या है कि सही है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों पर यहाँ पे भी मतलब विचार करना है कि मिलान सही है कि नहीं है। तो इस तरह से नर्मदा नदी आपको अमरकंटक से निकलता है, तो ये तो आपका ये भी आपका सही है। उसी तरह से ताप्ती नदी आपको ये सतपुरा के रेंज से मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये भी आपका सही है। और गोदावरी नदी तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी सही है। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, यानी कि इसमें से आपको चारों नदियों का मिलान क्या है आपका सही हो जाता है। इसका 2 का आपका आंसर हो जाता है आपका डी नंबर हो जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 3 नंबर कहता है लिखिए सब प्रमुख जल डमरू मद के संबंध में कथनों पर क्या करें कि विचार करें। तो विचार में देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि दक्षिण स्पेन और उत्तरी मोरक्को के बीच में बास्फोरस जल संधि है। तो याद रखना है कि यहाँ पे बास्फोरस नहीं है बल्कि यह आपको कहाँ कौन सा मिलता है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। तो इस तरह से आपको यहीं पे आपको ये पता हो गया क्या है कि ये आपका क्या है कि गलत है, क्योंकि यहाँ इस ऑप्शन में के हिसाब से देखिएगा यहाँ पे कथन सही को पहचान करना है। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं कि तुर्की के यूरोपीय और एशियाई हिस्सों को अलग करने वाला जिब्राल्टर जल संधि काला सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक महाद्वीप है। तो खास तौर से याद रखिएगा यहाँ यूरोप के अलावा एशिया को कह रहे नहीं, एशिया नहीं बल्कि यह खुद आप यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। तो इस तरह से मतलब ये आपको तो यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि, तो इसलिए आपको ये भी आपका होगा कि गलत हो गया। तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। चलिए तीसरे नंबर ऑप्शन के अनुसार कहते हैं मलय प्राय द्वीप और इंडोनेशिया मतलब द्वीप मतलब सुमात्रा के बीच में मलाक्का जल डमरूमद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो ये आपका क्या है कि आपका 3 नंबर सही है। तो इस तरह से आपके इसमें से देखेंगे कि कौन मतलब कितने सही है, तो आपसे इसमें से सिर्फ केवल एक ही इसमें से सही है और अभी कौन सा आपको, तो 3 नंबर आपका सही है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मतलब भूकंपीय तरंगों के संबंध में कथन पर यहाँ भी आपको विचार करना है। तो और यहाँ पे भी कौन सा मतलब कौन सा कथन सही है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं कि मतलब प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी तरंग भूकंप तरंग में सबसे तीव्र होती है, क्योंकि इसका 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और यह भूकंपीय तो सबसे पहले दर्ज की जाती है, यानी कि ये आपका क्या होगा कि सही हो जाता है। और उसी तरह से अगर द्वितीय तरंगों की बात करते हैं, तरंग पदार्थ और गैस से नहीं होकर गुजरती है, ये भी आपका कौन सा सही है। उसके अलावा द्वितीय तरंग भूकंप के केंद्र के निकट में विकसित होती है और केवल मतलब यह पृथ्वी के सतह को प्रभावित करती है, तो ये आपका क्या होगा कि गलत हो जाता है। चलिए सतही तरंग यानी कि जिसको एल तरंग यानी कि लव तरंग भी कहते हैं, उसकी लंबाई तरंग धारे के कारण लंबी अवधि के तरंग भी कहा जाता है, तो ये इसको सही है। और सबसे खतरनाक आपको याद रखिएगा तो विनाश लाता है, तो आपको एल तरंग है जिसे लव तरंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आप इसका देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा जाता है, सी हो जाता है, यानी कि 1, 2 और 4 आपका क्या है कि इसमें से आपका सही है इस प्रश्न में, 4 नंबर प्रश्न में। चलिए 5वां नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। तो यहाँ भी आपको सत्य कथन ही आपको पहचानना है। तो 17वीं शताब्दी में अरेबिका कॉफ़ी को कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मतलब पहाड़ियों के उत्पादन हेतु लाया गया था, तो ये आपका क्या है कि सही है, ये लाया गया था। उसी तरह कर्नाटक और केरल दोनों मिलकर भारत में वह उत्पादन कुल कॉफ़ी का 2/3 से अधिक उत्पादित करता है, तो ये भी आपका सही ही है। भारत में तीसरा सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि याद रखिएगा आपका कौन सा, तो तमिलनाडु आता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि ये 3 नंबर आपका गलत है, इसमें से आपको 2 ही यानी कि 1 और 2 आपको क्या है कि सही है। तो इस तरह से आपका 5 नंबर प्रश्न का देख लीजिए आपका मिलान आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 आपका सही है।
चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मध्य और पूर्वी मतलब भूमध्य रेखीय प्रशांत सागर के समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होने से वैश्विक हवा और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करने वाला जलवायु घटनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा उसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है। और ये जब भी कभी 5 या 10 साल के अंतराल पे ऐसा आता है तो वैसी स्थिति में आपको याद रखिएगा भारत में सूखा का सामना करना पड़ता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल के संदर्भ में कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है, यानी कि ट्राइटन जो है कि नेपच्यून यानी कि यह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि यह क्या है आपका उसका तो उपग्रह है और अपनी प्रतिगामी कक्षा के लिए जाना जाता है। तो ये आपका क्या है कि ये भी सही है। और अगला ऑप्शन कहता है कि क्यूपर बेल्ट उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है जो कि नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये भी आपका सही है। उसी तरह से बृहस्पति का उपग्रह टाइटन, याद रखिएगा बृहस्पति का नहीं है बल्कि यह टाइटन आपको शनि को मिलता है। तो ये आपका 3 नंबर ऐसे ही यहाँ पे आपको गलत हो जाता है ऑप्शन के। तो इस तरह से इसका आंसर 7 नंबर का आपका 1 और 2 यानी कि क्या है कि आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ से शुरू होता है आपका मतलब जीके का इतिहास का। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो याद रखना है उसका मुर्शिद कुली खान था। क्योंकि 1707 में आपको पता है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये मुर्शिद कुली खान को ही मतलब बनाया जाता है। तो इस तरह से इसको अंतिम मतलब सूबेदार कहा जाता है। उसी तरह से चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया, यानी कि यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका प्लासी का युद्ध, क्योंकि यह आपका 23 जून 1700 मतलब यह 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इसी के मतलब रॉबर्ट क्लाइव के समय सिराजुद्दौला का मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण यह वह अड़ जाते हैं। तो यहीं से इसका अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग हो जाता है। और हाल अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो आपको सैन्य सफलता आपको यही पहले मतलब यही प्लासी का युद्ध ही मानी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो गया था तो आपको बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में, जो 22 अक्टूबर 1764 जो इलाहाबाद की पहला दूसरा संधि के तहत जाओगे तब जाके इसको 65 से इसको पूर्ण रूप से मान ली जाती है, लेकिन शुरुआती आपको प्लासी का युद्ध ही था। चलिए सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था। तो याद रखना कि कौन सा युद्ध में हो गया था। तो जैसा कि ऐसे ये भी क्वेश्चन बार रिपीट हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव मतलब ये किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में ही आपको पराजित हो गया। और मीर जाफर जो था उसने धोखा दे दिया था। मीर जाफर का ही मतलब बेटा जो था मीरन, उसी ने इनको हत्या कर दिया था। याद रखना वो भी कहाँ पे तो मुर्शिदाबाद में ही। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक में आपको ये रॉबर्ट क्लाइव ही आपको मिलेंगे। लिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो आपको याद रखना है सेना नायक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को ही जाना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव भी भारत में क्या होता है कि अंग्रेजों के लिए द्वार का खोल दिया था। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में से उत्पादित निर्मित होते हैं। तो याद रखिए इसमें से कौन सा होता है। तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH हो गया, तो ये कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। तो याद रखिएगा संयोजकता यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है जो 12वीं कक्षा में उपस्थित होती है ये आपका नहीं मतलब बढ़ता है। बाकी उसका जाता है कि आपको त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है। उसी तरह से धात्विक गुण भी परिवर्तित होता है और कोषों की संख्या यानी कि सेल की संख्या भी आपको क्या हो जाती है बढ़ जाती है, यानी कि उससे दूरी। चलिए एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आपको मतलब कक्षा में सजाया जाता है था KL M और N। तो इस तरह से ये आपका चौथा नंबर पे हो गया। तो इस तरह से क्योंकि संख्या कितनी होती है 2n स्क्वायर होता है। तो n क्या होगा कि 4 नंबर पे। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का दुगना कर दीजिएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा n कक्षा में मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं तो 32 रहते हैं। इसको आप 2n स्क्वायर फार्मूला रखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। शुरुआती होता है आपको K से शुरुआत होता है पहली कक्षा से। NH4NO3 नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा इसमें आपको नाइट्रोजन का प्रतिशत के रूप में आप देखिएगा तो आपको इसमें कितना होता है तो 35% होता है। कैसे आप निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का मतलब भार 14 होता है, उसी तरह से हाइड्रोजन का कितना हो गया कि 4 हो गया। एक होता है, एक का हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 है तो इसलिए 4 हो गया। उसी तरह से फिर नाइट्रोजन का कितना हो गया आपको 14 हो गया। और उसी तरह से ऑक्सीजन का क्या हो गया कि 16 होता है तो 16 आपको कितना हो गया 48। इस तरह से 48 में से आपको क्या होगा सिर्फ नाइट्रोजन वाला का निकाल लेंगे तो आपका 35% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनल के बीच में
मतलब 3 माइक्रो मतलब वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 माइक्रो यह तो क्या होता है एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिरोध, क्योंकि आप जानते हैं भी मतलब यह V बराबर IR होता है, जो कि ओम का नियम कहा जाता है। इस तरह से हमें प्रतिरोध निकालना, यानी कि V बटा आपको क्या हो गया कि I हो गया। इस तरह से आपको V में देखेंगे आपको 3 हो गया, और उसी तरह से I के रूप में यह 15 एम्पियर। तो इस तरह से 15 तो 3 पचे 15 1/5 हो गया, यानी कि मतलब 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा मिस हो गया है, देखिए, क्योंकि यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 दिया गया, इसलिए आप किसी को एक को मतलब मान लीजिएगा इसका आपको 0.2 मतलब आपका ओम होगा इसका प्रतिरोध। चलिए, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सेम वही होगा, क्योंकि यहाँ बीच की दूरी पूछ दिया है तो 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वही त्रिज्या पूछी मतलब उसके फोकस दूरी पूछा रहता तो उसका आधा हो जाता है, तो आपको 50 सेंटीमीटर देखने को मिलता, क्योंकि कोई भी गोला क्या खोखला गोला का ही भाग होता है। तो इस तरह से ये आपका ध्रुव होता है और ये उसका वक्रता केंद्र होता है, और ये आपका ध्रुव यानी कि पोल हो गया। इसके वही इसका क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो यही त्रिज्या क्या है दिया हुआ है और वही पूछ रहा है, तो सीधे सी प्रश्न है, यहीं पे आपका आंसर बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 500 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्रोत मतलब 0.4 में मतलब यह मीटर क्या हो तरंगधारे के उत्सर्जित करता है। तरंगों को 60 में मतलब 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिए यहाँ पे कैसे इसको निकालेंगे आप, तो क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है कि n लेमडा होता है। तो इस तरह से आपको V बराबर n, क्योंकि हमें वेग पहले निकाल लेना था। n बराबर क्या हो गया आवृत्ति, तो आवृत्ति आपको इस तरह से 500 हो गया, और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है कि 0.4 यानी कि 4/10 हो गया। तो इस तरह से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पंचों का ये आपका 20 यानी कि 200 आपका उसका वेग हो जाता है, यानी कि उसका स्पीड हो जाता है। और उसी तरह से इसका और कितना समय लगेगा, तो समय अब जानबे करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस तरह से समय बराबर दूरी बटा क्या हो गया कि उसका चाल कर दिया जाता है, इस तरह से चाल। तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, आप देख लीजिए आसाम से निकल गया। दूरी कितना हो गया आपको 600 हो गया। उसी तरह से स्पीड यानी कि समय कितना मतलब उसका लगा था, तो ये सॉरी उसके बाद में ये हो गया उतना, और चाल कितना था 200 था। तो इस तरह से 2 तिहाई मतलब ये आपका 3 मतलब यानी कि समय कितना हो गया आपका, तो 3 सेकेंड में आपको यह कर लेता है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका h का मान क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका u² मतलब बटा 2g हो जाता है, क्योंकि इसका क्या है कि आप जानते हैं कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो इस तरह से ऊपर की ओर भेजा जाए तो v² बराबर क्या हो जाएगा u² माइनस 2g, और इस तरह से h हो जाता है। यहाँ माइनस की ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, और अंतिम वेग क्या होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 0 का स्क्वायर बराबर u² माइनस 2g h रखेंगे और इधर उधर करेंगे, तो आपको इस तरह से आपको यह आंसर आ जाएगा। किसी अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितने गुना होता है? तो याद रखिएगा 6 गुना आपको होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन लगाए जाने पर बल के बीच का कोण कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर यानी कि W बराबर क्या होता है कि FS कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा। तो कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। इस तरह से यह सभी को शून्य कर देता है, इसलिए कोई कार्य साइंस में नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने की सहमति की आवश्यकता होती है। तो जो सीमा वगैरह परिवर्तन किया जाता है तो वह आपको जो कि आर्टिकल कितना कहते हैं अनुच्छेद 3 के तहत होता है उसमें, क्योंकि 2 के तहत आपको पता ही है कि उसका मतलब नए राज्यों का प्रवेश वगैरह किया जाता है, जैसे सिक्किम का हुआ था। तो राज्य के विधानसभा के सदन के द्वारा, तो ये आपका क्या होगा कि गलत हो गया। उसके द्वारा भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सीमा के, तो ये भी आपका नहीं, ये भी आपका गलत है। और अगला करें राज्य की सहमति से, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि राज्य की नहीं। यानी कि यहाँ पे आपको देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी जो दिया है, राज्य के द्वारा सीमा का नाम का परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि यह किसके द्वारा होता है, तो आपको पता ही है कि यानी कि संसद के द्वारा होता है, और आर्टिकल कितना के तहत, तो 3 के तहत होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, और इसमें आपको क्या करना है कि उसमें देखना है कि क्या क्या सही है। तो यह संविधान में उल्लेखित होता है, यानी कि ये सही है। मूल अधिकार जो 12 से आपको 35 तक देखने को मिलता है मौलिक अधिकार। तो चलिए ये हो गया, ये आपका क्या हो गया कि सही हो गया। यह प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि ये आपका 2 नंबर क्या होगा कि गलत हो जाता है। यह लोक कल्याणकारी होता है, यानी कि DPSP, यानी कि ये आपका लोक मतलब यह राज्य का नीतिशक तत्व का है, तो ये भी आपका गलत हो जाए। यह व्यक्तिगत के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो हाँ, ये आपका
क्या होगा कि 4 नंबर आपका सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। हाँ, तो ये भी आपका सही है, ये आपका कानून नहीं बना सकते। इस तरह से आप इसमें देखेंगे तो आपका मतलब ये पहला हो गया। उसी तरह से पहला, चौथा और पांचवा, ये आपका सी नंबर आपका आंसर क्या हो जाता है कि सही हो जाता है। क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि यह मौलिक अधिकार जो 12 से आपको 35 है, और हालांकि इसमें कोई तरह के छेड़छाड़ नहीं। हालांकि अब मौलिक अधिकार कितना है, 6, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। चलिए, सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा संजीव रेड्डी थे। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तक सम्मिलित कौन से होते हैं लोग, याद रखिएगा इसमें सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री ही रहते हैं। संसद में बजट पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर सही अनुक्रम को, मतलब इस यहाँ पे क्या करना है कि आपको सजाना है। तो सजाने के क्रम में देखिए, तो पहले क्या होता है कि बजट आपको क्या किया जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इस संविधान में बजट का चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से पहले बजट आपको क्या किया जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करवाता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। तो इस तरह से बजट की प्रस्तुति की जाती है 2 नंबर पर। उसके बाद विभागीय समिति द्वारा उसका जाँच किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि फिर से मतलब संसद उसमें विनियोग विधेयक द्वारा लाकर उसको पारित कराता है, और पारित होने के बाद तब जाके वित्तीय विधेयक मतलब पारित हो जाता है। तो यह मतलब पारित कराने के बाद वित्तीय विधेयक पूर्ण रूप से मान ली जाती है, वरना क्या होता है कि यहाँ पे सरकार आपका गिर जाता है। तो चलिए, इस तरह से आपका आंसर देखेंगे तो इसका आपको 28 का ए हो जाता है। चलिए, 29 में हम लोग बात करते हैं, भारत में बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है, तो याद रखिएगा वह वित्तीय विधेयक में ही आपका निहित होता है। राज्यपाल किसी सामान्य बिल को मतलब अपने विधानसभा में पुनः विचार है तो कितने समय तक वापस भेज सकती है, तो याद रखिएगा वह कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है। वह अपना जब तक उसका इच्छा करे वह राष्ट्रपति के लिए अपना सुरक्षित रख सकता है। वस्तु की मांग को इसको निर्देशित करता है, तो याद रखिएगा इसमें किसको निर्देशित करता है, तो आपका इसका आंसर होता है डी नंबर, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कोई विशिष्ट कर पूरी तरह से उपभोक्ता पर मतलब क्या होता है कि आरोपित होगा, तो याद रखिएगा यह आपूर्ति पूर्णतः लोचनशील होता है। चलिए, 33 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत हुआ, तो ये आपका क्या होगा कि सही है। उसी तरह से योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत किया गया था, तो ये भी आपका सही ही है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर भी प्रमुख उद्देश्य था, तो ये भी सही है। और यही एक 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 1 साल पहले इसको क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था 78 में। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब, याद रखिएगा, प्रचलित मजदूरी की दर कम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे ही कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी, यहाँ पे भी क्या है कि कथनों पर विचार ही आपको करना है। तो किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशु, 100 नहीं, याद रखिएगा 1000 होता है, तो यहाँ पे ये पहले ही आपको दिख गया कि ये आपका गलत है। किसी क्षेत्र में विशेष एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम वाले मृतक शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं, तो ये आपका 2 नंबर क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से इसका कथन में केवल 2 आपका सही है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है, कौन किसके साथ मिलान है इसका, तो ये मतलब ये धुराग्र हो गया। उसी तरह से ये अचल संधि होता है, फिक्स जोन, और ये कंदुक का खलिका है। इसका थोड़ा सा अगला उधर की तरफ भी है, तो वो आपका 36 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन आपके क्या हो जाता है, डी, यानी कि आपको यहाँ से ए का 2 से मिलान करना होगा, और 2 का 4 से, या सी का 1 से है, और डी का यह 3 है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये मतलब धुराग्र होता है प्रीविटल ज्वाइंट, यानी कि आपको गर्दन के और सिर जोड़ने वाला संधि होता है, तो ये यहाँ पे ये आपका हो गया। उसी तरह से यह फिक्स है, मतलब जो ज्वाइंट होता है, यानी कि अचल संधि। फिक्स का अर्थ ही होता है कि आपको गति न करने वाला संधि, तो इस तरह से आपको फिक्स ज्वाइंट आपको यहाँ पे मिलान हो गया। इस तरह से यहाँ पे सी का देखेगा तो कुंदक खलिका संधि, यानी कि सी का 1 हो जाता है, यानी सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाला ये संधि होता है। चौथा के हिसाब से आपको चौथा जो होता है हिंज संधि, तो याद रखिएगा उसका एक दिशा में मतलब ये क्या होता है, गति करने के लिए होता है।
तो 37 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो मानव हृदय का दाहिना और बायां बंटवारा जो ऑक्सीजन कृत तथा वी ऑक्सीजन कृत यानी कि मतलब CO2 यानी रक्त को मिलने से रोकने के सहायक होता है। तो मानव हृदय के बंटवारे के निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना था, यानी से कौन सा इसमें से सही है। तो मानव हृदय का जो मतलब दाहिना वाला भाग होता है ऑक्सीजन कृत रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि गलत है। ये क्या करता है, यानी कि CO2 वाला या रिलेटेड रहता है, तो ये आपका गलत हो गया। इस तरह से मतलब बंटवारा शरीर को उच्च क्षमता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो ये आपका क्या हो जाता है कि आपका सही हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 37 का नंबर कौन सा हो गया। तो केवल 2 नंबर क्या आपका सही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यह क्या होगा कि मानव का इस तरह से देखिएगा तो यह हृदय का होता है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता है कि आलिंद हो जाता है। ये दाहिना आलिंद हो गया, दाहिना निलय हो गया। उसी तरह से दाहिना आलिंद और बायां आलिंद हो गया, दाहिना निलय और बायां निलय हो गया। इस तरह से जब मतलब शरीर से गंदा खून आता है यानी कि CO2 उसमें घुली हुई रहता है, यानी तो वह क्या होता है दाहिना आलिंद से होते हुए आपको दाहिना निलय में आते हुए फेफड़ा में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आता है। तो उस तरह से यह बायां आलिंद से होते हुए यह बायां निलय में आते हुए पूरा शरीर में चला जाता है। तो आपको यहाँ याद रखिएगा सारा मतलब खराब खून गंदा यानी कि CO2 से रोटेट दाहिना की तरफ मिलेगा और साफ सुथरा खून यानी कि जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई रहता है वो आपको बाएं की तरफ में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव उत्सर्जित तंत्र के निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है कि विचार करना है। तो विक यानी कि किडनी खून से नाइट्रोजनी वजन्य पदार्थ को अलग करने का काम करता है। बात सही है, क्योंकि किडनी ये नाइट्रोजन कहाँ से लाता है, तो प्रोटीन के विखंडन से ही आपको क्या होता है कि नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। उसी तरह से किडनी के अंदर में नेफ्रॉन नामक है निस्पंदन एकक यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट उपस्थित होते हैं, यानी कि ये भी सही है, छानने का कार्य करता है। और किडनी द्वारा प्रारंभिक निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेट में बचे हुए पदार्थों को चयनित पुनरावशोषण यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब मूत्रवाहिनी में ही होता है, क्योंकि कुछ आवश्यक पदार्थ भी उसमें क्या हो जाता है कि छान लिए जाते हैं, फिर वापस उसको ऑब्जर्वेशन कर देता है कि नहीं इसको बाहर नहीं जाना, ये शरीर के लिए ही आवश्यक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये ऐसे होता है किडनी के लेकर। चलिए किडनी का इकाई भी आपको क्या होगा कि न्यूरॉन ही आपको मिलेगा। चलिए सॉरी नेफ्रॉन होता है, जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र में प्रतियोड़ी क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के संदर्भ में लिखित कथनों पर क्या करना है, यहाँ पे आपको विचार ही करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन देखें। पूरे शरीर के तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। बात सही है, आपको स्पाइनल कोड आपको वही मेरुरज्जु के द्वारा ही आपको देखने को मिलता है। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं, ये गलत है, वहाँ पे मस्तिष्क में आपके नहीं बनते हैं। तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल क्या होता है नेटवर्क की अपेक्षा अधिक दक्ष होती है, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आपका देखेंगे तो इसका आपका आंसर क्या हो जाता है, आपको केवल मतलब 1 और 3 ही आपका सही है और इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चलिए पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो याद रखिएगा इसमें मतलब जो लार ग्रंथि में तो उपस्थित स्टार्च यानी कि मंड को सरल शर्करा के रूप में विखंडित कर देता है, तो ये आपका सही है। उसी तरह से भोजन को चिकना बनाने का भी कार्य करता है, तो ये भी सही है। और वसा के पाचन का आरंभ करता है, तो यहीं से भी थोड़ा सा मतलब करता है। हालांकि वसा को पचाने वाला एंजाइम आपको याद रखिएगा वह लाइपेज ही होता है, तो शुरुआत है। उसके अलावा मौखिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और दांत की भी सुरक्षा करता है, क्योंकि बच्चों में देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लार ग्रंथि वगैरह निकलता है, तो उससे बैक्टीरिया वगैरह को मारने का कार्य करता है, क्योंकि उसमें भी आपको लार ग्रंथि देखिए एक लाइसोजाइम होता है, तो लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया वगैरह का मारने का ही कार्य करता है। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो ये आपका इसका चारों के चारों ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब आपका 10 क्या होता है कि आपका मतलब करेंट अफेयर शुरू होता है। तो किस देश में रुपए कार्ड सेवा शुरुआत होने जा रही है, तो याद रखिएगा श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों में आपका शुरुआत हो रही है। उसी तरह से PM सूर्य मतलब घर मुफ्त में बिजली योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली से मतलब रोशन करना है इसमें। इसके अलावा 43 नंबर है कि हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है, तो याद रखिएगा आपको UAE में किया गया। उसी तरह से अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते, तो याद रखिएगा वो फिनलैंड का जीते हैं। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया, तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करने के पश्चात आपको कॉल करके वहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि एक बार ड्यूटी समाप्त तो फिर अगले ही दिन ड्यूटी पे आपको मतलब आना होगा, तो ये आपको ये हो जाता है। यही होता है आपका कि वर्किंग लॉ
बिल के तहत। चलिए, उसी तरह से फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा फीफा के साथ करेगा। हालांकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सी और बी दोनों एक ही है, इसलिए याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय फीफा के साथ किया हुआ है हाल ही में। उसके अलावा अगला प्रश्न मतलब बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो याद रखिएगा गुप्तेश्वर वन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो उड़ीसा में। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली कंपनी कौन से बन गई है? तो आपको RIL कंपनी बन गई है। देश के पहले CDS बिपिन रावत जो थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया था? आपको देहरादून में किया गया है। और हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कब हुआ है? तो याद रखिएगा आपका 40वां। इस तरह से आपका सेट नंबर 29 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप नहीं देखें इससे पहले का सेट तो मेरे जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। जय हिंद।